अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी और जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हम 2-3 दिन से पीटीआई की ही सियासत पे बात कर रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है और हम ये देख रहे हैं कि जो पैगामात जेल के अंदर से आ रहे हैं उस पर जो पार्टी की लीडरशिप है वो उस तरीके से अमल नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए थी। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक 15 दिन में 2 दफा जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया। चीनी स्कैंडल जो है वो आवाम के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। बिजली की कीमतें जो है बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा और भी दूसरे बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि आज वीकेंड है और अब जब अगले मंडे को हमारी आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होगी तो उस वक्त तक जो है वो सेनेट के जो खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन होंगे वो हो चुके होंगे, यानी 21 जुलाई को जो है वो सेनेट के इलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा से। और कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात भी की जा रही है। कल भी हमने इस बारे में बात की, मगर ये इलेक्शन जो है अब तक इन इलेक्शंस के लिए जो अब तक जराए का पीटीआई के जो जराए हैं उनका ये कहना है कि जो टिकटों की तकसीम है उसके ऊपर अभी भी इख्तिलाफात है, अभी भी लड़ाई झगड़े जो है वो मौजूद है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा के दरमियान जो इख्तिलाफात गुज़श्ता 6 महीनों से आ रहे थे और उसके बीच में फिर आ गए अली अमीन गंडापुर और फिर एक वीडियो ऑडियो लीक सामने आई कि जो थी शेख वकास अकरम की, वो मामला भी जो है वो अभी तक हमें ऐसे नहीं नजर आए हैं कि बेशक मीडिया पे आके वो ये कह रहे हैं कि वो हमारी बहन है, इख्तिलाफात खत्म हो गए, मगर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जैसा कि जेल से पैगाम आया है कि तमाम तर जो क़यादत है उसको साथ होना चाहिए, मुत्तहिद होने की जरूरत है। और अगर क़यादत मुत्तहिद नहीं होगी, जो स्ट्रीट पावर है पीटीआई के पास, वो हमें लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। क्योंकि जो आम वर्कर है जो एहतजाज चाहता है और 2 साल हो गए हैं बानी पीटीआई को जेल में, अब 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे, वो जो है वो अब डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वो जब बात होती है एहतजाज की तो जो बड़े लीडर्स होते हैं उनकी जो है वो तो रिहाई हो जाती है, उन पे पर्चे होते हैं तो वो इधर उधर हो जाते हैं, मगर जो कारकुनान होते हैं उनको देखा गया है कि उस सतह पे कोई फोन करने के लिए तैयार नहीं होता। सेनेट के टिकटों के हवाले से आज जो है कुछ बात फाइनलाइज हो जाएगी, खदशा इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है। और क्या कुछ हो रहा है मुल्क की सियासत पे, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सीनियर तज्जियाकार असदुल्ला खान साहब हमारे साथ होंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात होगी। आज वीकेंड है, जो कुछ हफ्ते में हो चुका है उस पर हम बात करेंगे और जो अब आने वाले हफ्ते में होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। और सीनियर तज्जियाकार असदुल्ला खान ने हमें ज्वाइन किया है। असद साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब से कुछ 1 ही साल कबल पहले की बात है कि जब मैं आपके साथ प्रोग्राम किया करती थी तो आपने मुझे उस वक्त ये चैलेंज किया था और मुझे अक्सर आप ये कहा करते थे कि बेनजीर 1 साल बाद भी हम यही बातें कर रहे होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, हालात इसी तरह रहेंगे। और मैं आपसे कहती थी नहीं, जमहूरियत है, चेंज आएगा, कुछ सियासतदान जो है वो मेच्योरिटी का मुजाहिरा करेंगे। लेकिन आपकी बात अब जो है मुझे सच साबित होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। एक तो मैं तज्जियाकार नहीं हूँ, मैं सिर हूँ या तबसरा कर सकता हूँ, तज्जिया नहीं कर सकता। तज्जिया बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बात वही है कि चीजें चेंज नहीं हो रही और सिस्टम उस वक्त भी ऐसे डिजाइन था कि चीजों ने चेंज नहीं होना, चाहे वो सियासी हो चाहे वो गैर सियासी हो। बिल्कुल, सिस्टम ने तो चेंज नहीं होना। और मैं अपने देखने वालों को कुछ ये भी बता दूं कि असद साहब जो है वो कुछ हमारे उस्तादों में से भी हैं और बहुत सारे मीडिया के एंकर्स हैं जिनको इन्होंने ट्रेन किया है।
तो जब अपने उस्ताद के सामने इंसान प्रोग्राम कर रहा होता है ना, ये एक लाइटर मोड पे मैं बात कर रही हूँ कि कर रहा होता है तो बड़ा कॉन्शियस होता है और मैं भी बड़ी कॉन्शियस हो रही हूँ। असद साहब, अब बात हो रही है कि हाँ, पीटीआई के अंदर जो हमने देखेंगे इख्तिलाफात वो जोर पकड़ते जा रहे हैं। पहले अलीमा खान के इख्तिलाफात थे, फिर हमने ये देखा कि माइनस इमरान खान की बातें खुद पीटीआई के अपने अंदर से हुई और किसी ने नहीं, अलीमा खान ने की। और अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर की एक जंग हुई, फिर उसके बाद हमने ये जंग पंजाब तक देखी। सलमान अकरम राजा का हमने देखा, आलिया हमजा का हमने देखा, फिर उसमें शेख वकास अकरम कूद पड़े, उनके जो ऑडियो लीक सामने आई। बज़ाहिर ये इख्तिलाफात हमें खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे और 5 अगस्त की भी एक बात की जा रही है कि उस वक्त एक बड़ा एहतजाज होगा और पीक पर होगा ये एहतजाज। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई एहतजाज होता हुआ नजर आ रहा है या फिर माजी की तरह ही कुछ होम्योपैथिक सी चीजें हो जाएंगी? देखिए, जहां आपने इतने लोगों का नाम लिया विद इन पीटीआई जो मौजूद हैं, आप ये भी देखें कि फैसल चौधरी साहब जो लॉयर भी रहे पीटीआई के, उन्होंने एक बड़े मजे की बात की है और शायद आपके ही प्रोग्राम में की थी या कहीं की थी जो मुझे याद पड़ता है, और अभी 2-3 दिन पहले की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक पीटीआई की ये मौजूदा क़यादत मौजूद है, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। बानी पीटीआई, आप तो इमरान खान का नाम नहीं लेंगी, बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आ सकते जब तक ये क़यादत पीटीआई की मौजूद है, नहीं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और ये बहुत लेट बयान कहीं किसी भी क्वार्टर से, किसी भी सियासी क्वार्टर से या कहीं से भी ये बहुत लेट आया। ये बात बहुत पहले जो लोग सियासत पे नजर रखते हैं या जो थोड़े बहुत इन्वॉल्व हैं, आप इवन वो लोग भी जो ना सियासत से ताल्लुक रखते हैं ना सियासत में इन्वॉल्व हैं, वो सिर्फ टीवी देखते हैं, घरों में बैठे हुए औरतें मर्द, उनको भी ये नजर आ रहा था कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है ये तितर बितर है, अफरा तफरी की शिकार है और इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है। ये वो सांझे की हड्डियां है जो शायद बीच चौराहे में फूटेगी और वो फूट गई है। तो अब जितने भी इख्तिलाफात हैं, चाहे वाली हमजा के हों, सलमान अकरम राजा साहब का गुस्सा हो, चाहे वो, अच्छा इसमें मजे की चीज एक और आप देखें कि इमरान खान ने एक बहुत सख्त ट्वीट किया है अभी लास्ट जो किया कि बिल्कुल उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं और 5 अगस्त को जो एहतजाज है वो होना है, और मतलब कि बहुत सख्त ट्वीट है। लेकिन मजे की बात यह है कि पीटीआई की अक्सर लीडरशिप ने उसको रीट्वीट नहीं किया। तो ये तो नजर आ रहा है कि शायद बानी पीटीआई के वफादार इस क़यादत में बहुत कम है या चंद एक है। देखिए, वो तो एक बात है कि फैसल चौधरी मेरे प्रोग्राम में भी कई बार ये कह चुके हैं, फिर उनके भाई फवाद चौधरी भी आए थे, उन्होंने भी ये बात कही कि ये जो लीडरशिप है ये मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रही है। एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है, लेकिन जो है वो जो चीजें हैं वो बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या ये लीडरशिप जो है वो वाकई में ये चाहती है कि खान साहब अंदर रहें और ये अपनी अपनी सियासत चमकाते रहें? क्योंकि अगर वो बाहर आ गए या उनको कोई सॉफ्ट हैंड मिल गया तो इनकी अपनी जो है वो सियासत कहीं पर जो है वो कोने में चली जाएगी। अब आप इतनी मासूम तो नहीं है, जो सवाल आपने मुझसे किया है उसका जवाब भी आप खुद ही दे चुके हैं कि इमरान खान के बाहर आने में नुकसान शायद हुकूमत को नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट को है, ना सिंध गवर्नमेंट को है, ना पंजाब गवर्नमेंट को है, ना बलूचिस्तान गवर्नमेंट को है। वो इमरान खान के बाहर आने का असल नुकसान सबसे ज्यादा पीटीआई की मौजूदा क़यादत को। बड़ी बात कर दी है आपने कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत को, और पीटीआई वाले सुनेंगे, अभी पीटीआई की अगर टॉप लीडरशिप सुनेगी तो हमसे बड़ी नाराज भी होगी असद साहब। बिल्कुल नाराज हो जाए, लेकिन पीटीआई, एक मिनट, लेट मी बी वेरी क्लियर। पीटीआई की क़यादत जो है, चाहे मौजूदा या जरा से पहले वाली, मतलब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से करके पीटीआई छोड़ी होगी और मौजूदा, ये सब इमरान खान की वजह से इनके नाम के साथ क़यादत लगता है। तो ये क़यादत इनके ऐसे नहीं थे कि जद्दी पुश्ती क़यादत करने वाले लोग थे, खानदानी पॉलिटिशियन थे और जब चाहते क़यादत कर, ऐसा नहीं। ज्यादातर सिर्फ इस वजह से क़यादत में या कायद हैं या लीडर हैं कि वो इमरान खान के साथ पीटीआई में शामिल थे।
उनको बुरी लगती है बात लगे, लेकिन साथ में आपने ये देखना है 11 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है, दालें महंगी है, गैस नहीं मिल रही है। ये आम आदमी है ना, ये था वोटर पीटीआई का, ये क्यादत थोड़ी थी, ये क्यादत का थोड़ी चेंज लाना था, या चेंज इनके लिए थोड़ी आना था। जो इमरान खान कह रहे थे मैं चेंज लाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी होगी, 50,000 घर में, वो इस क्यादत के लिए तो नहीं था, वो तो उस आदमी के लिए था जो आज भी महंगाई से पिसा हुआ है। बिजली के यूनिट्स कहां से कहां चले गए, गैस कहां चली गई, जीना मुहाल हो गया। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, करती होगी, आम आदमी को स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर है कि आपकी इकोनॉमी किस सिम पे जा रही है। एक 100 इंडिकेटर में से एक अच्छा चल रहा है, इसका मतलब नहीं कि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। आम आदमी की हालत खराब है। पीटीआई की क़यादत अपने मसाइल में, अपने अंदरूनी घरेलू झगड़ों में फंसी हुई थी। अब वो झगड़े की आवाजें घर की चारदीवारी से बाहर आ रही हैं, तो उनको बुरी लगती है, मेरी बात तो लगे, लेकिन वो सारे लीडर सिर्फ इमरान खान की वजह से। वो वही बात, अभी आम आदमी की तरफ के मसाइल की तरफ भी हम जरा तफसीलन आएंगे। लेकिन आपने देखा था कि जब अलीमा खान आई थी, उन्होंने ये बात कही थी कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं या बानी पीटीआई के जो बेटे हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, और अभी वो अमेरिका जा रहे हैं और फिर वो आएंगे 5 अगस्त को, और वो पीक पर होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने उस पर, जब एक लाहौर के अंदर आपने देखा था कि एक इन लोगों की गैदरिंग हुई है, और वहां पे जहां से असल लड़ाई शुरू हुई है, उसमें उन्होंने 90 दिन का शोशा छोड़ दिया। अब अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 90 दिन के अंदर जो है वो बात होगी, और सब अपने अपने हलकों में अपनी अपनी जो इलाकों में रहकर एहतजाज करेंगे। अब अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, जरा हम सुन लेते हैं और फिर हम वापस आके इससे मजीद गुफ्तगू करते हैं। बस एक दरख्वास्त करता हूँ आज इस मौके के ऊपर, खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ, खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। तुम मुत्तहिद नहीं होगे, तुम्हारा दुश्मन मजबूत होगा। आज हम डिक्लेयर करते हैं कि सुन लो फैसला करने वालों, सुन लो जाबरो, सुन लो रियासत के ठेकेदारों, आज से 90 दिन का आगाज हो गया है। या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ताईद है, नारा है तकबीर। अब आपने ये शॉर्ट सुन लिया, आपको भी समझ आ गई होगी कि कितना आप सीरियस ले रहे हैं इस अली अमीन गंडापुर की इस तकरीर को, इस बात को, या उन्होंने ओवरऑल जो सारी बात की, आप कितना सीरियस ले रहे हैं इस बात को। ये जो 90 दिन का टाइम पीरियड के आपने क्लिप चलाया, मुझे आवाज आई है, इसके साथ जावलक का वो 5 जुलाई 1977 वाला क्लिप भी चला थे, जिसमें जावलक साहब थे कि हम 90 दिन के लिए आए हैं और 90 दिन में इलेक्शन करा के मुंतखब सिविलियन हुकूमत के हवाले करके ये, और हम साइड में हो जाएंगे। उस तकरीर के 11 साल बाद तक भी वो मुल्क के सदर थे, जब तक एक हादसे में वो मारे नहीं गए। तो इस 90 दिन में और ज़ियाउल के 90 दिन में मुझे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आता। बड़ी सख्त बात आपने कही है। अच्छा असद साहब, आप एक चीज ये कि इन्होंने कहा मुत्तहिद हो जाओ, क्या वजह है पीटीआई की कि हम ये देखते हैं कि अक्सर जब बात होती थी मुज़ाकरात की, अभी भी मुज़ाकरात की बात हुई, जब राना सनाउल्लाह ने कहा, फिर सरदार अयाज सादिक ने कहा, अभी कोई 1 महीने 15 दिन पहले की बात है, तो फौरन वो वहां से रिएक्शन आता था, बल्कि जेल से खान साहब का पैगाम आता था कि हम जो है वो मुज़ाकरात ताकतवर हलकों से करेंगे, इनके पास कोई पावर नहीं है, और जो है यानी इसका मतलब है खुल के कहते थे एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। मगर अब इमरान खान साहब ने जो अपने एक्स अकाउंट पर है वो बड़ी सख्त बातें लिखी हैं, बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें लिखी हैं। तो अब उनसे और आफ्टर वॉर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी आप देखें पोजीशन पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में बहुत बेहतर हुई है। तो अब क्यों कोई पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहेगा, वो क्यों, अब तो पीटीआई खुद एक बंद गली में आके खड़ी हो गई है। यही वजह है कि किसकी कोई समझ नहीं आ रहा है कि आपस में क्या सियासत करनी है और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। देखें, ऐसे आउट ना करें पीटीआई को। पीटीआई सिर्फ इस लीडरशिप का नाम नहीं है जो केपीके में या बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में है, या पीटीआई अब सिर्फ इमरान खान का नाम नहीं है। ये कोई माने या ना माने या डरे या खुश हो, पीटीआई अब अवाम में एक आइडिया के तौर पे मौजूद है। वो एक आइडिया है, वो अवाम में पजीराई है उसकी, उस आइडिया की।
आप इमरान खान को बंद कर दें, आप गंडापुर साहब को भी हटा दें, आप इनकी बड़ी लीडरशिप का सफाया कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवा के इनको सियासत से किनारा कश करवा लें। आइडिया नहीं मरा, आइडिया की मौत ऐसे नहीं होती, आइडिया जिंदा है। तो ऐसा नहीं है कि पीटीआई इररेलेवेंट है। एक मिनट, मौत हो रही है, ये जो अभी जो हरकतें हो पीटीआई इररेलेवेंट नहीं है। मसला क्या है, जैसे इमरान खान साहब का या पीटीआई का मौकफ ये है कि मुझे मौजूदा गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, इनके तो बस में कुछ भी नहीं है। मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, ये बात भी हुई थी, लेकिन फिर वो उससे भी नहीं हुई। तो ये टू वे स्ट्रीट है। जो ये ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पीटीआई से बात ना की जाए, बिल्कुल चाहती होगी, लेकिन गवर्नमेंट को भी नहीं समझ आ रही कि पीटीआई में बात करनी किससे है। कौन एक रिप्रेजेंटेटिव है जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर सकता है बाहर, जो जेल से बाहर। तो पीटीआई, ये इनका भी कंफ्यूजन है गवर्नमेंट का भी, जब बात करें तो किससे करें। जहां उनका है कंफ्यूजन कि हमने इनसे बात नहीं करनी, इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट को भी पता है कि पीटीआई वाले जो हैं ये तो आपस में ही एक दूसरे के गिरेबान पकड़े खड़े, हम किससे बात करें, इनमें यूनिटी नहीं है। लेकिन जरूरी क्यों है पीटीआई से बात करना, या ये पीटीआई खत्म नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, पीटीआई अब जमात नहीं है, पीटीआई कोई एक केपीके की हुकूमत नहीं है, पीटीआई कोई लीडरों के नाम नहीं है। पीटीआई अब एक आइडिया है, और वो आइडिया खत्म नहीं हुआ। आइडिया को आप जेल भी नहीं कर सकता, वो आइडिया जिंदा है। तो ये थोड़ा सी एक हुकूमत के लिए परेशानी की बात है कि वो आइडिया अभी भी जिंदा, हालांकि ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उस आइडिया को मीडिया के थ्रू, अपने कामों के थ्रू, अपने सफाइयों के थ्रू, शहर की सफाइयां, और अपने इधर ये बनवा दिया, वो कर दिया, फलानी चीज खोल दी, ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उस आइडिया की पिंच को या उसकी चुटकी को खत्म किया जाए, लेकिन वो फिलहाल नहीं हुआ। दो मुखालफिन तो ये करी है, मगर खुद भी जो है वो पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो भी खुद भी इस नैरेटिव को और इस आइडिया को, मेरा अपना जहां तक एक थोड़ी सी सियासी बसीरत है, खुद भी किल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना मैं ग्राउंड रियलिटीज पे जाके देखती हूँ कि पीटीआई का जो वर्कर है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। या सोशल मीडिया पे पढ़ लिया करें कि जब कोई लीडर जो है वो एक्स पर कोई ट्वीट करता है, उसके बाद जो है उसकी फिर किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। चलिए अब अवामी मसाइल की तरफ आ जाते हैं। साहब, चीनी का स्कैंडल जो है, से पिछले साल हम जो था वो कुछ गंदम का स्कैंडल डिस्कस कर रहे थे, और उस गंदम के स्कैंडल में अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की हुकूमत भी शामिल थी, पीडीएम की हुकूमत भी शामिल थी, और मुस्लिम लीग की हुकूमत भी शामिल थी। अब चीनी का एक बहरान आया हुआ है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गालिबन 90 अरब रुपए जो है वो इसमें जो चीनी माफिया है वो कमा चुके हुए हैं। अब 90 अरब रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है असद साहब। 90 अरब रुपए तो शायद बहुत ज्यादा पैसे हैं। आपने एक बात की कि ये बहरान स्कैंडल गंदम का भी और चीनी का भी, ऐसा नहीं सिर्फ चीनी का, ये इमरान खान की हुकूमत में भी सवाल उठा, ये पीडीएम की हुकूमत में भी सवाल उठा और चक्कर चला, और अभी भी। तो इससे साबित क्या हो रहा है कि इस स्कैंडल में हुकूमतों का कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई ये हुकूमत करती है, फलानी हुकूमत नहीं करती है। सारे तमाम में नंगे हैं, और उसकी वजह वो एक ताकतवर माफिया है जो सियासत में भी मौजूद है। और शुगर मिल्स के ओनर्स जो है वो कौन कौन है, किसके जमात में है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और इसमें और भी कुछ ताकतें शामिल हैं जो बजाय गैर सियासी हैं। तो ये क्या कहते हैं, गंगा नहाने वाले सारे जो हैं, इसका मतलब हुआ कि हुकूमत जब चीनी का स्कैंडल होता है, चीनी की कीमत बढ़ाई जाती है, तो उसमें हुकूमत बेचारी को वो तो कहीं हॉस्टेज है, वो ये फैसले लेने पे मजबूर है। आज उन्होंने चीनी का कमीशन भी मेरे ख्याल में बिठाया, कोई काबीना में बना रहे थे, उसमें एक तजवीज ये भी थी कि हर माह 5 रुपए या पता नहीं हर 6 महीने बाद 5 रुपए या 10 रुपए कीमत बढ़ा दी जाए। क्यों भाई? पाकिस्तान में गन्ना नहीं उगता, पाकिस्तान में शुगर मिल्स नहीं है,
हमें क्यों इंपोर्ट करनी पड़ती है और हम क्यों एक्सपोर्ट करके फिर सेम, मुझे तो शक है जहां एक्सपोर्ट करके बाहर कहीं रखवा देते हैं और वही दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर, वो बाहर के बायर भी खुद ही हैं शायद। तो इससे ये तो तय है कि कोई एक हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे रिस्पॉन्सिबल। मतलब आप ये कह रहे हैं साहब, क्या वो चीनी का बहरान हो, क्या वो गंदम का बहरान हो, आपका जो बात को अगर समराइज में करूं वो ये है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाई जाती हैं। कोई एक हुकूमत आती है, वो अपने मफाद के लिए पॉलिसी बनाती है, दूसरी हुकूमत आती है, क्या वो पीटीआई की हो, क्या वो नून लीग की हो, क्या वो पीपल्स पार्टी की हो, हमने हर दौर में ही इस तरह के बहरान देखे हैं। अच्छा, एक बात और सामने आ रही है कि इसमें बार बार बात ये जो की जा रही है कि वजीर आजम को इस पूरे चीनी स्कैंडल में मिसगाइड किया गया। अब ये बात मेरी अकल में फिट नहीं होती है कि वजीर आजम तो एक बॉस होता है, उन्हें तो पल पल की खबर होती है, इतनी काबिल माशी टीम है हुकूमत की, वो कैसे मिसगाइड कर सकती है वजीर आजम को? और अगर किया गया है तो फिर वजीर आजम को तो बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ। अच्छा, आप सवाल भी कर रही हैं, जवाब भी खुद ही दे ही जा रही हैं। मुझे तो आपने खाली हाँ में हाँ मिला देता हूं मैं आपकी। देखिए, शहबाज शरीफ के अलावा कोई और प्राइम मिनिस्टर होता या खाकान अब्बासी साहब, ये दो ऐसे लोग हैं जिनकी गवर्नेंस लीडरशिप एक काफी रेपुटेशन अच्छी है और जिनके बारे में लोग अच्छी बातें करते हैं कि ये गवर्नेंस या मीटिंग या काबीना की। खाकान अब्बासी साहब की बहुत तारीफ करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स तारीफ करते हैं कि यार जब वो मीटिंग में बैठते हैं ना तो ये बंदे की फिंगरटिप्स पे होती हैं चीजें। तो ऐसा शहबाज शरीफ साहब की, तो अगर ये इनकी जगह कोई और होता और वो ये कहता कि मुझे नहीं पता था, तो मैं बात मान लेता, मैं कहता हाँ ना, इसको तो शायद वाकई में नहीं पता, लेकिन इनको ना पता हो ये बात मुझे हजम नहीं होती और इनके इल्म में नहीं हो क्या हो रहा है ये बात मुझे हजम नहीं होती। और सजा की बात जहां तक है तो इमरान खान साहब ने भी एक जरा सा सख्त एक्शन लिया था तरीन साहब के खिलाफ किसी स्कैंडल में और कहा था नहीं हम आपको सेव नहीं कर सकते। कंटिन्यू करेंगे मगर यहाँ पर वक्त पर छोटी सी ब्रेक का, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जाते हैं और फिर जल्दी से वापस आते हैं। और ब्रेक से पहले बात हुई थी असद साहब, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उसी को जो है वो आप जरा कंटिन्यू कीजिए। आप शायद खाकान अब्बासी की बात कर रहे थे, गालिबन कुछ पिछले दौर की बात कर रहे थे। जी, मैं कह रहा था कुछ ऐसे वजीर आजम होते हैं जो बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं, वो बहुत अपने काम में पक्के होते हैं और जिनके बारे में अगर देखें, अगर ब्यूरोक्रेसी किसी की तारीफ कर रही है, डर रही है किसी से, तो इसका मतलब है कि वो लीडर बहुत अच्छा है। इसमें आपको इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी, सीनियर ब्यूरोक्रेसी बात करेंगे, आप खाकान अब्बासी साहब की तारीफ मिलेगी आपको, उनकी बुराई नहीं मिलेगी। शहबाज शरीफ साहब की तारीफ मिलेगी आपको, बुराई ऐसे कामों के हवाले से। सियासी लोग क्या कहते हैं वो अलग चीज है, लेकिन काम और काम अपने काम पे हावी होना या अपने काम के बारे में जानना, ये अगर वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था चीनी स्कैंडल का, तो ये बात हजम नहीं होती। क्या वो ऐसे हैं नहीं कि उनके सर से उनके पीठ पीछे कोई काम हो जाए और उन्हें पता ना लगे। अच्छा, आप चले नहीं पता था आपको, आपने वो काबीना बुलवा लिया, उस पर आप कमेटी भी बना दिए जो इन्वेस्टिगेट करेगी, ये करेगी, सिफारिशात देगी। देखिए, जैसे पाकिस्तान में तो अब मजाक है ना, कमेटी बन गई, इसका मतलब है मिट्टी पाओ, पानी आपने सारा गुजार दिया, आपने सब खाने में डाल दिया, एक कोई भी इशू था। यहाँ तो फौरन हेड रोल होने चाहिए थे, यहाँ तो फौरन लोगों को ऊपर एलिगेशंस लगा के इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था कि ये भी इन्वॉल्व था, ये भी इन्वॉल्व था, ये भी इन्वॉल्व था, ये इन्वॉल्व था, फलानी बाहर कहाँ एक्सपोर्ट हुई, बाहर बैठे हुए इम्पोर्टर्स कौन है, किसके पास जाती है हर दफा, वहां से वापस कैसे आती है, ये सब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी बजाय कमेटी बनाने के। सिफारिशात अब वो आती रहेंगी, तो सेनेट के इलेक्शंस भी आ जाएंगे आगे और पता नहीं क्या क्या होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत लाइल थी कि क्या हो रहा है, चाहे पिछली हुकूमत जब
चीनी का स्कैंडल हुआ वो लाइन थी, मेरा नहीं ख्याल। उससे पिछली हुकूमत जब गंदुम का स्कैंडल हुआ था लाइन थी, मेरा नहीं ख्याल। ये अजीब सी बात है, मतलब कि हुकूमत चला रहे हैं हम, अरबों खरबों रुपए का आपका स्टेपल, वन ऑफ द स्टेपल प्रोडक्ट्स खाने की, और वो जो आपके मुल्क में ही पैदा होती है, मुल्क में ही बनती है, वो इधर उधर हो रही है अरबों रुपए की, और आपको नहीं पता। मुश्किल से हजम होने वाली बात। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। और अब सेनेट के इलेक्शन ही से मुझे एक बात याद आई कि अब मंडे को जो है वो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है 21 तारीख को, जो मखसूस नशिस्तों के बाद केपीके से रह गया था। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है और कुछ 35 अरकान जो है वो आजाद है, वो अंडर अम्ब्रेला तो है पीटीआई के, लेकिन वो आजाद है। अब वो आपको पता है जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं, जो आजाद अरकान होते हैं कौमी असेंबली के, या सॉरी कौमी असेंबली के कह रही हूँ, जो सूबाई असेंबली होती है, वो उनकी जो है ना उस वक्त वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है कि हाउस ट्रेडिंग होना। और इससे पहले लास्ट ईयर ही हम आपसे बात कर, आप और मैं प्रोग्राम इस पर कर रहे थे कि जो बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए वो हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज था। अब क्या सरप्राइज मिलने वाला है केपीके में जो मखसूस नशिस्तों के बाद अब केपीके से जो इलेक्शन होने वाले हैं? असद साहब देखें, आपने कहा उनकी वैल्यू बढ़ जाती है बहुत, जो आजाद अरकान होते हैं सूबाई असेंबली के। अगर तो आप वैल्यू इस सिर्फ में कह रहे हैं कि हर कोई उनको अप्रोच कर रहा होता है और कहता प्लीज वोट हमें दें, प्लीज हमें वोट दें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत में ऐसा होना चाहिए। जमहूरियत में हर एक को कन्विंसिंग का हक हासिल है, चाहे हिज़्ब मुखालिफ, हिज़्ब इक़्तिदार के किसी मेंबर को कन्विंस करने की कोशिश करे, लॉबी करने की कोशिश करे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वैल्यू से ये बात कर रही हैं कि वो जो 5 करोड़ की सीट थी वो अब 20 करोड़ 50 करोड़ की हो गई है, तो ये शहर से डूब मरने का मकाम है। ये तो आप लोग बेहतर जानते हो कि जर्नलिस्ट लोग की जो वैल्यू अब बढ़ गई है वो किस चीज की बढ़ गई। दूसरा, मैं इस सारे जो ये इलेक्शन मैं नहीं समझता कि अपने अहदाफ हासिल कर पाएगी। कोई शर्मिंदा होता ही नहीं है, हमेशा ही ऐसे होता है, कोई नहीं शर्मिंदा होता। नहीं, शर्मिंदा नहीं होते, इसीलिए तो इस काम में, इसीलिए तो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन एक ओवरऑल जिसको हम क्लेम करते हैं कि हम एक जमहूरियत हैं और हम जमहूर पसंद लोग हैं, हमें वोटों से हम आते हैं, हम आवाम के बीच में जाते हैं, तो ये सारा एक सिनारियो जो क्रिएट किया हुआ है, तो इसकी हकीकत भी जो है ना खुलने लग गई है, इसका रंग उतरने लग गया, ये डिफेस होने लग गया, लोगों को समझ आने लग गई है। अब वो जमाना नहीं रहा कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी, अब बेतहाशा इंफॉर्मेशन लोगों के टेलीफोन्स पे मौजूद है, जिसमें से 80% 90% फेक न्यूज होती है। लेकिन लोगों के दिमाग चलना तो शुरू हो गए, उनको इत्तलात आनी तो शुरू हो गई हैं, और वो लोगों ने अपने तज्जिए, आम आदमी ने तज्जिए, चाहे वो बारिश से मुतासिर हुआ है, कोई चाचा हो मोटरसाइकिल के, या कोई और हो बारिश में डूबा हुआ बंदा, या किसी के घर की दीवार गिर गई हो, लोग अपना एक बयानिया तो दे रहे हैं ना सोशल मीडिया पे या कहीं भी आपस में बैठ के। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जमहूरी तरीके से ये सारा करेंगे, मुझे नहीं समझ, वो भी समझते हैं कि जमहूरी नहीं है। हाँ, वो आज तो उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, ना उनको शर्म, लेकिन तारीख उनको माफ नहीं करेगी, और तारीख काम यही है। और यहाँ बैठे हुए हैं ये सब लोग बताएंगे कि किसने कैसे कैसे क्या क्या बेचा, क्या खरीदा, कैसे खरीदा गया, और ये शर्म की बात अभी नहीं तो 20 साल बाद तो जरूर होगी। तो काम ऐसा ना किया जाए जिसके लिए आदमी को 20 सेकंड बाद भी शर्म हो, 20 साल बाद तो बहुत दूर की बात है। मगर मैं इस पूरे इलेक्शन को जो सेनेट के, मैं ये देखना, मेरे लिए लिटमस टेस्ट ये होता है कि मुराद सईद के साथ क्या होगा, वो देखता हूं मैं। मतलब उसका भी शायद नाम है ना, उसकी भी सेनेट की मैं कुछ किया गया है, तो वो देखना होगा कि वो एक लिटमस टेस्ट है इस पूरे सिनेरियो का मेरे हिसाब से। बाकी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको सीट नहीं मिल रही, कौन सेनेट का ये नाराज, मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा साहब का नाम नहीं है, शायद वो नाराज है, या आ गया है तो कोई और नाराज है, ऐसे ही है ना कुछ। जी मिशाल यूसुफजई का नाम है। हाँ, तो ये सब सानवी लोग हैं। असल लिटमस टेस्ट मेरे हिसाब से मुराद से
जी बिल्कुल। और सेनेट का जो है अब ये जो इलेक्शन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले जो है कुछ पार्टी पोजीशन बताते चले कि पीटीआई के कुल 58 अरकान हैं और 35 जो है वो आजाद हैं और कुल मिलाकर 95 हैं। जेयूआई के 7 हैं, पीएमएनएन के 7 हैं, पीपीपी के जो है वो 3 हैं और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के 2 हैं जबकि एएनपी के 2 हैं। ये पार्टी पोजीशन है अभी इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा में। और अब जब वोटिंग होगी तो अब देखा जाएगा कि कौन कितने में बिका है और रिजल्ट्स क्या आते हैं। क्या नॉर्मल क्या कोई सीट एडजस्टमेंट होती है या जैसे अभी असद साहब ने कहा कि 35 करोड़ 35 अरबों की बात जो है वो आजाद अरकान पे गोलियां लगाई जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीख जो है ऐसी ही मिसालें भरी पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।